गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू इंस्पिरेशन आईएएस। और आज है 7 दिसंबर और आज टॉपिक एट न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। आप सबको पता होगा रिसेंटली हाल ही में एक्चुअली कल आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उन्होंने कुछ पॉलिसी चेंजेस किए भी हैं, नहीं भी किए हैं, बहुत सारे कुछ कुछ उन्होंने स्टेप्स लिए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले कि क्या उन्होंने जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में बोला, क्या रेपो रेट या दूसरे जितने भी उनके पॉलिसी मेजर्स हैं क्या उनमें उन्होंने कुछ चेंजेस ले करके आए हैं, किस तरीके के चेंजेस थे। ठीक है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। इंस्पिरेशन आईएएस लेकर के आया है एपीएससी प्रीलिम्स टारगेट बैच 2024-25 उन बच्चों के लिए जो इस बार एपीएससी सीसीई का प्रीलिम्स अपियर करने वाले हैं। ये क्लासेस दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्मेट दोनों में होंगी। सारे क्लासेस यानी कि जीएस और सीसैट के क्लासेस सिविल सर्विसेज के टॉप फैकल्टीज लेंगे। करंट अफेयर्स, आसाम और उससे रिलेटेड सारी चीज़ों के ऊपर स्पेशल क्लासेस कंडक्ट करवाई जाएंगी। एंड इसके अंदर आपको हमारा कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज मॉड्यूल जिसके अंदर आपको ऑल टोटल 35 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सारे मटेरियल्स प्रिंटेड फॉर्मेट में होंगे एंड उसके साथ साथ आपका ईयरली कंपाइलेशन जो हमारा है करंट अफेयर्स का वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 1-on-1 इंटरेक्शन होगा, हर किसी को अपना इंडिविजुअल फीडबैक मिलेगा ताकि आप प्रीलिम्स अच्छे नंबर्स के साथ आप क्लियर कर सको। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। तो न्यूज़ में क्यों रहा आपको पता होगा, कल ही न्यूज़ में आया था कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है हेडेड बाय आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ अनाउंस किए हैं जैसे कि रेपो रेट के ऊपर उनका उनका आया है, फिर इन्फ्लेशन के ऊपर, जीडीपी ग्रोथ रेट के ऊपर उन्होंने अपने कुछ स्टैंड्स रखे हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इस पॉलिसी में मॉनेटरी पॉलिसी में बताई है। ठीक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या क्या सारी चीज़ें बोली थी। सबसे पहला पॉलिसी मेजर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो रिवर्स रेपो रेट को उन्होंने फिलहाल के लिए 6.5% में ही रखा है, यानी कि अनचेंज्ड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो आरबीआई की होती है। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं। प्रेजेंटली इट इज़ शक्तिकांत दास। और ये जो कमेटी है बाई मंथली बैठती है, मतलब हर 2 महीने में ये जो है हमारा इकोनॉमी रिव्यू करते हुए अकॉर्डिंगली अब पॉलिसी मेजर्स लेती है। ठीक है, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट अगर पॉलिसी मेजर की मैं बात करूँ तो वो होता है रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है, ये सब हम आगे के वीडियो में देखेंगे। बट एट प्रेजेंट जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उन्होंने रेपो रेट को अनचेंज्ड रखा है 6.5% पर ही। ठीक है, दूसरा उनका ओवरऑल पॉलिसी स्टैंड्स न्यूट्रल में रहा। एसडीएफ रेट उन्होंने चेंज नहीं किया है, एमएसएफ रेट उन्होंने चेंज नहीं किया है, बैंक रेट में वो कोई चेंजेस नहीं लेकर के आए हैं। ठीक है, हाँ, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, यानी कि CRR उन्होंने 50 बीपीएस से रिड्यूस करते हुए 4.5% 4% पे लेकर के आए थे। ठीक है, यानी कि इसके पहले ये 4.5% पर था कैश रिजर्व रेशियो, अभी उसको घटा करके उन्होंने 4% पे वो लेकर के आए हैं। ठीक है, इट इज़ टू रिलीज ₹1.16 lakh crore into banking system in 2 tranches। नेक्स्ट, जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट्स के ऊपर उनका क्या आया है। फाइनेंशियल ईयर 2025 के जो उनका जीडीपी ग्रोथ रेट एस्टिमेट था वो पहले उन्होंने 7.2% का दिया था, उसको उन्होंने रिड्यूस करते हुए 6.6% दिया है।
ठीक है, ये था ओवरऑल आपका जीडीपी ग्रोथ रेट का एस्टिमेट जो उन्होंने पहले 7.2% का बोला था, बट अभी रिड्यूस करते हुए 6.6% कर दिया है। वहीं पे क्वार्टरली जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट्स में भी वो चेंजेस लेकर के आए हैं, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 25 के क्वार्टर 3 का ग्रोथ रेट जहां पहले उन्होंने 7.4% का बोला था, अभी उसको रिड्यूस करते हुए एस्टिमेट लगाया है समवेयर अराउंड 6.8%। क्वार्टर 4 के लिए 7.4% से रिड्यूस करते हुए 7.2%। फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 1 का जो ग्रोथ एस्टिमेट है वो पहले उन्होंने 7.3% पर रखा था, उसको रिड्यूस करते हुए वो 6.9% पर लेकर के आए हैं। एंड फाइनेंशियल ईयर 26 क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर का उन्होंने 7.3 पे ही रखा है। तो आप देख सकते हैं उन्होंने इन्फ्लेशन, आपको पता होगा करंट जो इन्फ्लेशन रेट है, अगर मैं सीपीआई की बात करूँ तो इट इज़ समवेयर अराउंड 6.5%, 6.5-6.7% के आसपास का है। और अगर मैं फूड इन्फ्लेशन की बात करूँ तो इट इज़ एक्चुअली मोर देन 10%, इट इज़ समवेयर अराउंड 10.8% और समथिंग। आप अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो कि लगभग लगभग 11% के आसपास का है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि ये सारे जो पॉलिसी चेंजेस जो आरबीआई लेकर के आता है, कहीं ना कहीं इन इन्फ्लेशन को मद्देनज़र रखते हुए देता है। इन्फ्लेशन को काबू में करने के लिए वो लोग पॉलिसी चेंजेस लेकर के आते हैं। हालांकि इसमें उनका स्टैंड जहाँ पे उन्होंने न्यूट्रल रखा है, वहीं पे ग्रोथ एस्टिमेट्स को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है। 7.2% से वो 6.5% तक लेकर के आ गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सीपीआई इन्फ्लेशन फोरकास्ट में उन्होंने जो इन्फ्लेशन टारगेट था वो 4.8 से 4.5 से बढ़ाते हुए उन्होंने 4.8 में लेकर के आ गए हैं। ठीक है, मतलब उनका पहले इन्फ्लेशन टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 उन्होंने टारगेट रखा था 4.5%। ठीक है, आपको पता होगा इन्फ्लेशन टारगेटिंग के अंडर में अगर मैं बोलूँ तो इन्फ्लेशन रेट का अगर मैं टारगेट बोलूँ इट इज़ 4% प्लस माइनस 2%, यानी कि आप ऐसा पकड़ लो 2 से 6% तक का मतलब रेंज आपको दिया जाता है इन्फ्लेशन रेट। मतलब इसी के बीच में अगर हो आपका इन्फ्लेशन रेट तो मतलब अप्रोप्रिएट माना जाता है, बेस्ट होता है आपका 4% के आसपास का। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर 2025 का इन्फ्लेशन टारगेट उन्होंने पहले 4.5% पर रखा था, बट अभी इसको बढ़ाते हुए उन्होंने 4.8% का रखा है। वहीं पे क्वार्टरली का उस साल का थर्ड क्वार्टर का इन्फ्लेशन टारगेट को उन्होंने 4.8 से बढ़ाते हुए 5.7% पे लेकर के आ गए हैं। क्वार्टर 4 के लिए वो 4.2 से बढ़ाते हुए 4.5 पे लेकर के आ गए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 के फर्स्ट क्वार्टर का 4.3 से इंक्रीज करते हुए 4.6 में ले आए हैं, और सेकंड क्वार्टर का 4% पे। ठीक है, और ये सारे एडिशनल उन्होंने मेजर्स उन्होंने लिए थे, जैसे कि एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म टू बी लिंक्ड विद भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर एनपीसीआई, इंट्रोडक्शन ऑफ सिक्योर्ड ओवरनाइट रुपी रेट, a benchmark based on secured money markets, limit for collateral free agriculture loans to be raised to 2 lakh per borrower from 1.6 lakh. Small finance banks permitted to extend pre-sanctioned credit lines through UP. Setting up of a committee to recommend framework for responsible and ethical enablement of artificial intelligence in financial sector, introduction of podcast facility as an additional medium of communication, launch of mulehunter.ai, an AI solution to identify mule bank accounts, launch of connect tool regulate, an initiative for open regulation. तो ये कुछ एडिशनल मेजर्स थे एमपीसी के मेजर्स के अंडर में। ठीक है, अब आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है क्या। ठीक है, तो आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 450Z(b) के अंडर में सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ 6-member मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी टू डिटरमाइन द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट रिक्वायर्ड टू अचीव इन्फ्लेशन टारगेट। ठीक है, तो सबसे पहला आपको पता होगा कि अच्छा, ये एमपीसी का जो है वो लगभग लगभग 2015-16 के आसपास से शुरू हुआ है।
ठीक है। 2015-16 के आसपास में आरबीआई, जो हमारा आरबीआई एक्ट है 1934 का, जो पेरेंट एक्ट है, उसमें मतलब कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह हुए थे। उसका जो सेक्शन 445 ZB है, वो इस बारे में बात करता है। और जो पहला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था वो 2016 में हुआ था, सितंबर के महीने में। ठीक है। ये एक 6 मेंबर बॉडी होता है। टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। 3 जो कि आरबीआई से होते हैं और 3 जो कि गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको भेजती है। आरबीआई के अगर मैं रिप्रेजेंटेटिव की बात करूँ तो ऑब्वियसली गवर्नर तो होते ही हैं, और वही जो है इस कमिटी के चेयरपर्सन भी होते हैं। उनके अलावा भी 2 और आरबीआई की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। नॉर्मली डिप्टी गवर्नर्स वगैरह भी रहते हैं इसमें। ठीक है। और 3 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उनको भेजती है अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। ठीक है। सेक्शन 45 ZB lays down that monetary policy committee shall determine policy rate required to achieve the inflation target. Inflation target कैसा कौन सा? जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, it should be between 2 to 6%. ठीक है। एंड दैट द डिसीजन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी शैल बी बाइंडिंग ऑन बैंक। ध्यान रखिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो भी डिसीजंस लेती है रिलेटेड टू पॉलिसीज, जैसे कि रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, उन सब के ऊपर उनका जो भी डिसीजन आता है वो बैंक्स पर बाइंडिंग होगा। ठीक है। Section 45 ZB says the MPC shall consist of RBI governor as its ex officio chairperson, जैसे कि मैंने अभी बोला, deputy governor in charge of monetary policy, an officer of the bank to be nominated by central board, and 3 persons to be appointed by the central government. ठीक है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, आरबीआई की तरफ से 3 आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट 3 अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजता है। आरबीआई की तरफ से जो 3 आते हैं उसमें से एक कंफर्म होते हैं गवर्नर, और वही इस कमिटी के चेयरपर्सन भी होते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। In May 2016, the RBI Act was amended to provide a legislative mandate to the central bank to operate country's monetary policy framework. The framework, according to Reserve Bank of India website, aims at setting policy, that is repo rate, based on an assessment of the current and evolving macroeconomic situation and modulation of liquidity conditions to anchor money market rates at or around the repo rate. The MPC fixes benchmark interest rate or the base or reference rate that is used to set other interest rates in India. Primary objective of the RBI's monetary policy is to maintain price stability while keeping in mind the objective of growth. Price stability is necessary precondition to sustainable growth. अच्छा, RBI ये करता क्या है, कैसे है? ठीक है। अगर मैं MPC की बात करूँ, इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात करूँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने तरीके से करता है, और आरबीआई दूसरे तरीके से हमारे जो इन्फ्लेशन को है उसको अपने तरीके से हैंडल करता है वाया दी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये बेसिकली क्या करते हैं, पॉलिसी रेट कट्स करते हैं या उसमें चेंजेस लेकर के आते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं इस चीज़ की बोलूँ तो वो आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें आता है रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या है? बहुत सारे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बहुत सारे मेजर्स होते हैं, टूल्स होते हैं बेसिकली, जो जिसका यूज़ करते हुए वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रेपो रेट। रेपो रेट का बेसिकली अगर मैं आसान भाषा में इसका डेफिनेशन बोलूँ या इसका मीनिंग बोलूँ, तो ये वो रेट है जिसमें दूसरे जो बैंक्स हैं, हमारे जितने भी कमर्शियल बैंक्स वगैरह जिसके बारे में हम जानते हैं, वो आरबीआई से लोन लेता है। ठीक है। तो रेपो रेट इज द रेट एट विच, मतलब जिस इंटरेस्ट रेट में आरबीआई दूसरे बैंक्स को ये प्रोवाइड करता है, लोन्स प्रोवाइड करता है। ठीक है। और इसका एक उल्टा भी आता है, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा हो जाता है। ये वो रेट है जिसमें आरबीआई जो है बैंक से लोन लेता है।
है। रेपो रेट की अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं एग्जांपल के तौर पर लूँ, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि रेपो रेट को 6.5% पर ही रखा गया है। तो रेपो रेट का मतलब क्या होगा कि अगर दूसरे बैंक्स आरबीआई के पास आते हैं और बोलते हैं कि सर हमें इतना लोन दीजिए, तो उनको लोन तो मिलेगा लेकिन उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, 6.5%। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे अलग भी मेजर्स होते हैं, हम आगे के वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले ये देख लेते हैं कि रेपो रेट के चेंज से इकोनॉमी किस तरीके से, इकोनॉमी में मतलब इन्फ्लेशन किस तरीके से ये होता है। ठीक है, अभी आप ऐसा समझ सकते हैं कि सपोज मान लीजिए बैंक को, ये है आरबीआई, ठीक है, ये है बैंक और ये है पब्लिक। ठीक है, अच्छा, पब्लिक क्या करती है, बैंक से लोन वगैरह लेती है कि नहीं, या फिर सेविंग्स वगैरह में मतलब वो करेगी, है ना। तो लेकिन बैंक के पास पैसे कहाँ से आएंगे, वो तो आरबीआई से ही लेगा। तो सपोज मान लीजिए कि आरबीआई ने जो बैंक को जिस इंटरेस्ट रेट पे वो दे रहे थे, उसी पर बेस करके बैंक्स जो होते हैं ना, पब्लिक को लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अभी सपोज मान लीजिए आरबीआई ने अपना जो रेपो रेट है उसको इंक्रीज कर दिया। ठीक है, रेपो रेट को जो है वो इंक्रीज कर दिया। हाँ, और मतलब बैंक को सेम अमाउंट ऑफ लोन ज़्यादा इंटरेस्ट रेट में लेना पड़ा है। अब बैंक वो इंटरेस्ट रेट कहाँ से निकालेगी, पब्लिक से ही निकालेगी। तो क्योंकि रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया गया है, तो जाहिर सा बात है बैंक जिस इंटरेस्ट रेट पे पब्लिक को लोन देगी वो भी इंक्रीज कर जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल बैंक पहले अगर 7% में दे रही है, अभी 8% में देगी। मतलब सेम अमाउंट ऑफ लोन के लिए पब्लिक को अभी कितना इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, 8% देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो पब्लिक क्या है, लोन लेगी नहीं, है कि नहीं, पब्लिक लोन नहीं लेगी, उल्टा सेविंग्स पे भी ध्यान देगी। क्यों, क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है, उनको लोन इजीली मिल नहीं रहा है कि नहीं, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट है। पब्लिक सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान देगी कि नहीं हम पैसे बचा करके रखते हैं। इससे क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि लोगों के हाथ में पैसे कम होंगे। पैसे कम होने की वजह से डिमांड कम होगी, डिमांड कम होने की वजह से इन चीज़ों की जो प्राइसेस है वो थोड़ा सा रिड्यूस कर जाएगी, एंड एज अ होल इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सकेगी। ठीक है, तो ये है आपका रेपो रेट। रेपो रेट का क्या मतलब है, इंटरेस्ट रेट दैट आरबीआई चार्जेस व्हेन कमर्शियल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम इट। ठीक है, इट इज यूज बाय बैंक्स टू मीट देयर शॉर्ट टर्म फंडिंग नीड्स। आरबीआई हैज केप्ट द रेपो रेट अनचेंज्ड, ये तो हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था। ठीक है, नेक्स्ट मैंने एक टर्म और बोला था कि सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। तो cash reserve ratio is the percentage of bank's total deposits that is required to maintain in liquid cash with RBI as a reserve। अभी देखिए, कैश रिजर्व रेशियो का मतलब ये होता है कि बैंक्स मतलब आपको पता होगा कि हर रोज कोई भी कमर्शियल बैंक जाके आरबीआई में क्या करता है, अपना ये कर देता है, मतलब अपने पैसे जाके जमा करता है। तो कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है, आरबीआई ने के बोला है कि भाई देखो, आपके जितने भी बैंक जो जो टोटल डिपॉजिट है ना, उसमें से आपको इतना परसेंट जो है, अभी जैसे हमने देखा कि एट प्रेजेंट उसको 4% कर दिया गया है, आपको उतना परसेंट जो डिपॉजिट है उसको कैश के रूप में जो है अपने पास रखना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्वियसली जाके वो रिजर्व आरबीआई में ही एज अ रिजर्व रखने वाले हैं, बट इट इज मैंडेटरी। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि 100 रुपए का अगर टोटल डिपॉजिट है, आप मान लीजिए कि एक बैंक का टोटल डिपॉजिट 100 रुपीज का है, तो उसको क्या करना पड़ेगा,
इसमें से मैंडेटरीली 4 रुपए जो है उनको कैश के रूप में आरबीआई में जाके जमा करके रखना पड़ेगा। बाकी के जो इनके 96 रुपीज है वो लोन वगैरह देना या जिस भी काम में उनको यूज करना है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका कैश रिजर्व रेशियो, जो कि एक मैंडेटरी परसेंटेज होता है। ये आपका आरबीआई डिसाइड करता है अपने मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज जो हर 2 महीने में जो बैठती है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें रिवाइज की जाती है, तो ज़रूरत पड़ने पर आरबीआई जो है कैश रिजर्व रेशियो यानी कि सीआरआर को भी चेंज करता है, जैसे कि इस बार किया। कल के जो पॉलिसी मेजर्स उन्होंने लिए थे उसमें उन्होंने रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट वगैरह में चेंजेस तो वो खैर नहीं लेकर के आए हैं, बट उन्होंने कैश रिजर्व रेशियो का जो है वो उन्होंने क्या किया, उसको थोड़ा सा रिड्यूस करते हुए बोला कि 4% में लेकर के आ जाओ। ठीक है, ये कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। समझ में आया? वो रेपो रेट में वो चेंजेस लेकर के नहीं आए हैं, यानी कि इतने टाइम से मार्केट में लोगों को जितने में रेट मिल रहा है उतने में ही उनको इंटरेस्ट रेट में उनको प्रोवाइड किया जाएगा। ऊपर से कैश रिजर्व रेशियो को भी उन्होंने थोड़ा सा कम कर दिया है, यानी कि बैंक सब ज़्यादा लोन दे पाएगी, उनके पास ज़्यादा पैसे होंगे, है कि नहीं? उससे क्या हुआ होगा, मार्केट में लिक्विडिटी थोड़ी सी इंक्रीज होगी, जिसके चलते इन्वेस्टमेंट्स वगैरह बढ़ने के चांसेस हैं, एंड एज अ होल कहीं ना कहीं इकोनॉमी ग्रो कर सकेगी। ठीक है, दूसरे अगर मैं इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूं तो रेपो रेट हो गया। मैंने दूसरा आपको बताया था रिवर्स रेपो रेट के बारे में, जो कि रेपो रेट का उल्टा ही होता है और इस बार इसमें कोई भी चेंजेस नहीं लेकर के आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स दैट कमर्शियल बैंक्स हैव टू मैंडेटरीली मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश, गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, तो ये चार ऐसे मेजर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज फॉलो करती है इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अगर मैं कल के पॉलिसी चेंजेस के बारे में बोलूं तो उन्होंने सिर्फ सीआरआर को 4.5 से रिड्यूस करते हुए 4% तक वो लेकर के आए हैं। बाकी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह में उन्होंने कोई चेंजेस वो नहीं लेकर के आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक ग्रोथ में भी मतलब फोकस कर रहे हैं। समझ में आया? तो ये था मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड कुछ जानकारी। उन्होंने कल के पॉलिसी मीटिंग में उन्होंने क्या क्या चेंजेस वो लेकर के आए हैं, क्या क्या उन्होंने टारगेट किया है, एमपीसी से रिलेटेड कुछ बेसिक सी जानकारी और उनके इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो एंड करने से पहले इंस्पिरेशन आईएएस का प्रीलिम्स टारगेट बैच लॉन्च हो चुका है। क्लासेस जो है आपके टॉप फैकल्टीज लेंगे, सिविल सर्विसेज के जीएस और सीसैट दोनों की क्लासेस होंगी। करंट अफेयर्स और आसाम से रिलेटेड आपकी स्पेशल क्लासेस होंगी, और इसके अंदर आपको हमारा टेस्ट सीरीज मॉड्यूल जो है वो भी आपको इनबिल्ट मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।